होता है जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ तथा एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड में संबद्ध किया जाता है। समय, कालखंड का मतलब समय। एक भौगोलिक जो है क्षेत्र होगा, जैसे क्षेत्र अलग अलग है ना, जैसे गोरखपुर का परिक्षेत्र अलग है, काशी क्षेत्र अलग है, प्रयागराज अलग है, ऐसे दिल्ली इंद्रप्रस्थ से चले जाओगे है ना, तो सारा जो है ये अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र होते हैं और अलग अलग कालखंड, कालखंड माने समय, समय सर, अलग समय। हाँ, समय के। हड़प्पा सभ्यता में मिली विशिष्ट पुरा वस्तुओं में पत्थर के फलक पाए गए हैं, पाट, मोहरे एवं मनके तथा पकी हुई ईंट भी शामिल है। और पकी हुई ईंट हम लोग क्या यूज करते हैं कि नहीं? उसी तरीके से पहले का ही सारी चीजें हैं। ये पुरातात्विक वस्तुएं जम्मू बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान तथा गुजरात में मिली हुई है और जो एक दूसरे से क्या है, लंबी दूरी पर है ना। मतलब ये यानी कि हमारी सभ्यता क्या थी, बड़ी दूर तक फैली हुई थी। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान के नाम से किया जाता है। क्यों हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा जो है जगह था। यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान से खोजी गई। सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता का कालखंड निर्धारण लगभग 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में आई हैं, जिन्हें क्रमशः शुरुआती और परवर्ती जो है हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। माने पूर्ववर्ती माने पहले का, और परवर्ती मतलब बाद का, ठीक है ना। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता से पृथक करने के लिए यदा कदा इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति के रूप में कहा जाता है। विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले भी इस क्षेत्र में कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों की विशिष्ट मृतभांड शैली थी। मृतभांड शैली मतलब मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी का हम लोग उपयोग करते हैं, आज भी करते हैं नहीं? मिट्टी का जो है दीपक करते हैं, है ना, तो मटका करते हैं, और ढेर सारी चीजें हैं। तो सब चीजें एक दूसरे से निरंतरता के रूप में जुड़ी हुई है, निरंतर के रूप में जुड़ी है ना। जी सर। हाँ, हमें इसके संदर्भ में कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी उस समय के लोग मतलब कृषि भी करते थे, पशुपालन माने गाय भैंस जो भी उस समय बैल सब, हम लोग पहले बैल से भी तो खेती करते थे। बैल हर घर में 2 बैल रहते थे सिंचाई करने के लिए, रहते थे ना। इसके भी साक्ष्य में मिले हैं। इस काल की बस्तियां छोटी होती थी, माने बड़ी बड़ी बस्तियां नहीं, छोटे छोटे मोहल्ले और बस्ती होते थे। हालांकि अब फिर भी मतलब जनसंख्या चूंकि बड़ा है तो जो है धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने की वजह से बस्तियां भी बढ़ती जा रही है। सारे बढ़ती डायमीटर बढ़ता जा रहा है ना। गाँव का भी क्षेत्र हम लोग का पहले का छोटा होता था, बढ़ते जा रहे हैं। तो इस कालखंड में बड़े आकार की संरचनाएं 9 के बराबर थी, यानी छोटी थी। कुछ स्थानों पर आपको बड़े पैमाने पर क्षेत्र विशेष रूप से जलाए जाने तथा कुछ स्थानों का परित्याग करने के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। जैसे यहाँ से उठ करके वहाँ चले गए ना, कुछ लोग बस्तियां बदल जाती हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के बाद की हड़प्पा सभ्यता के मध्य क्रम भंग का विद्यमान है। मैंने क्रम भंग मैंने क्रमता नहीं रही, निरंतरता नहीं रही, बीच में कुछ गैप है, ठीक है ना। आरंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृतियां का जो वो है मेन, जैसे बस्तियों की कुल संख्या सिंध प्रांत में 106 मिले हैं जी सर, और चोलिस्तान में 239। आरंभिक हड़प्पा स्थल 52 मिले हैं सिंध प्रांत में, और चोलिस्तान में कितने मिले हैं? 37। विकसित हड़प्पा स्थल जो है 65 मिलते हैं जी सर, और चोलिस्तान में 136। याद है ना। नए स्थलों और विकसित हड़प्पा बस्तियां 43 सिंध में मिली है और 132 मिली है चोलिस्तान में। त्याग किया गया है आरंभिक हड़प्पा स्थल 29 मिला है और उधर 33 मिला है, ठीक है ना। विकसित हड़प्पा संस्कृति का विकास कुछ ऐसे स्थानों पर हुआ जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियों का अस्तित्व था जी सर, ठीक है ना जी सर। जीवन निर्वाह के तरीकों से मिले, जैसे निर्वाह के तरीके क्या थे उस समय जीवन के, तो जीवन निर्वाह के तरीकों में मिले प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि इसमें काफी समरूपता थी
और हड़प्पा संस्कृति के निवासी कई प्रकार के कंद मूल, पेड़ पौधे, जानवरों, मछलियों से अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। शोधकर्ताओं के प्रयास से प्राप्त अनाज के जले दाने और बीजों से हड़प्पा निवासियों के आहार संबंधी आदतों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, मिलती है। पूरा वनस्पति और प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते थे और इनका अध्ययन करते थे। हड़प्पा स्थलों से हमें मिले अनाज के दानों में क्या क्या मिला है, मालूम है? जी सर, गेहूं जो और सफेद चना है, सफेद चना है, तिल है और क्या है, बाजरा है और चावल भी मिला है। मालूम है तुम लोग ना? तो इस प्रकार से हमें उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, ठीक है। हड़प्पा स्थलों से मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां भी मिली प्राप्त। पूरा प्राणी विज्ञानों और जीव पुरातात्विकविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर क्या थे, पालतू। लोग इसको पालते थे। जंगली प्रजातियों में जैसे जंगली सुअर कहते हैं, ठीक है ना, हिरण, हरिया की हड्डियां भी इन क्षेत्रों में मिली हैं। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि मतलब जो है हड़प्पा निवासी इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा दूसरे शिकारी समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। इस क्षेत्र से मछली और जो है पक्षियों के हड्डियां प्राप्त हुई हैं। कई चीज प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अनाज के दानों से तो कृषि के संकेत प्राप्त होते हैं, लेकिन इस कालखंड में कृषि की कौन कौन सी विधि प्रचलित थी, इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। यानी कि कृषि प्रौद्योगिकी माने कृषि का क्या क्या साधन था वो हम लोग को क्या नहीं हो पाता है। मोहरों पर किए गए रेखांकन और जो है मूर्तियों से वृषण मतलब बैल के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस संबंध में पुरातत्वविद यह मानते हैं खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। आज भी हम लोग करते थे, अब तो नए टेक्नोलॉजी मतलब ट्रैक्टर वगैरह पहले अब वो भी कम हो गया। ये भी एक इतिहास बन जाएगा ना, बैल का प्रयोग कम होने लगा। अब तो सभी लोग पैसा देकर क्या करते हैं, तो इसलिए जो है ये भी एक इतिहास बनेगा आने वाले दिनों में। इसके साथ ही चूलिस्तान के कई स्थलों और बनावली या हरियाणा से मिट्टी के बने हल प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान नामक स्थान पर जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, जो शुरुआती हड़प्पा स्थलों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं, काटते हैं, जो यह प्रदर्शित करते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलों की खेती की जाती है। अधिकतर हड़प्पा स्थलों को क्या करते हैं, अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है। अतः हम यह कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में कृषि कार्य के संपादन के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती रही होगी। अफगानिस्तान में मतलब सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। जी सर, इससे हमें ज्ञात होता है कि नहरों से सिंचाई की जाती थी। अभी भी पंजाब और सिंध प्रांत में सबसे ज्यादा नहर प्राप्त मिलती है। संभवतः प्राचीन नहरें गांठ भर जाने के से बेकार हो गई, बने संभव है कि कुओं से भी जल प्राप्त की व्यवस्था थी। इसलिए हम लोग मतलब कुओं से भी जल प्राप्त करते थे उस समय। और इसके अतिरिक्त गुजरात में मिले जलाशयों का उपयोग संभवतः कृषि के लिए जल संग्रहण का कार्य किया जाता था। जैसे सरोवर तालाब है ना, अभी भी गाँव में तालाब वगैरह अब तो कंसेप्ट धीरे धीरे खत्म हो गया। इस तरीके से बहुत वही सब चीजें हैं। ये तो हम लोग हड़प्पा रहा। अब इसमें हम मोहनजोदड़ो एक जो है मतलब नियोजित शहरी केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। मतलब विकसित शहर के रूप में हम मोहनजोदड़ो को नाम ले सकते हैं। मतलब शहरी केंद्रों का विकास संभवतः हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रही है। क्या रही है? सबसे बड़ी विशेषता रही है। और
सबसे मतलब जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरा स्थल है। जी सर। किंतु सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की ही खोज की गई थी। जी सर। मोहनजोदड़ो की बस दो भागों में विभक्त है। जॉर्ज मार्शल सर इसे कोई किया जॉर्ज मार्शल। तो ये जो है मोहनजोदड़ो का जो बस्ती था वो दो भागों में विभाग था। इसका एक भाग छोटा किंतु ऊंचाई पर निर्मित था, जबकि दूसरा भाग क्या था, बड़ा था लेकिन नीचे की तरफ बनाया गया। जी सर। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम बताया। जी सर। एक दुर्ग मैंने ऊंचा हो गया, और यही संरचनाएं जो है कच्ची ईंटों के चबूतरे से बनी हुई है दुर्ग। जी सर। दुर्ग के चारों ओर दीवार से आवृत किया गया था, जिसका आशय यह था कि इसे निचले शहर से पृथक किया जा सके। अभी भी हम लोग किला वाला नहीं देखते हैं, किला अक्सर देखो ऊंचे जगह पर होता है। झांसी का किला चले जाओ रानी लक्ष्मीबाई का, वो भी ऊंचाई पर है। जी सर। इसीलिए होता है शत्रु हमला करने में मतलब उससे बचाव हो सके। निचला शहर भी दीवार से घिरा होता था, नीचे का। इसके अलावा अनेक भवनों को उच्च चबूतरा पर बनाया गया था, जो नींव का कार्य करते थे। किसका कार्य करते थे? नींव का कार्य करते थे। ठीक है ना। एक अनुमान के अनुसार यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनी मीटर मिट्टी होता तो, ठीक है ना जी सर, मात्र आधारों से बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों का मतलब आवश्यकता पड़ी होगी उस समय। बहुत ज्यादा। इसलिए इससे अनुमान लगा सकते हो कि इसके बनाने में कितना समय लगा होगा। एक बार चबूतरे के यथास्थान बनने के बाद शहर का समस्त भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। जी सर। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, फिर उस नियोजन के अनुसार कार्यान्वयन इस पर किया गया। पहले नियोजन मैंने प्लानिंग किया था, ठीक है ना। आता उसका क्या करते हैं, क्रियान्वयन। कोई भी चीज का पहले प्लानिंग करना पड़ता है ना। मान लो कि आप इंटर पास करने जा रहे हो, इसके बाद पहले से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा आगे क्या करना है। कि आपको हमको बीएचयू में जाकर एडमिशन लेना है, कि मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेना है, कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में लेना है, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्लानिंग करना होगा। और उस प्लानिंग का क्रियान्वयन करने के लिए आपको योजना बनाना पड़ेगा। हमको क्रियान्वयन कैसे करना है। जब पढ़ोगे लिखोगे तभी टेस्ट निकलेगा। जब टेस्ट नहीं निकलेगा तभी एडमिशन होगा। नहीं टेस्ट निकलेगा तो क्या होगा, नहीं होगा। तब जाकर कहीं डिग्री कॉलेज में आसपास में कराना पड़ेगा, जहाँ सुविधाएं आपको बहुत ज्यादा नहीं लगती है। इसलिए प्लानिंग करना जरूरी है, हर चीज का प्लानिंग करिए। उसके बाद उसको क्रियान्वित करने के लिए कार्ययोजना बनाइए। तो कार्ययोजना अभी स्टूडेंट लाइफ में क्या बनाना पड़ता है, समय से उठना है, समय से नाश्ता करना है, सारे कार्य समय से। आपको 4 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, लेकिन हाथ पकड़ के आपको रेती नहीं घूमना। अच्छा घूमेगा वो हमेशा घूमता रहेगा। ये कटु सत्य है, जान लो। भले आज बुरा लगेगा, लेकिन यही कटु सत्य है कि जो इस समय का सदुपयोग नहीं किया तो उसको आने वाला 30 साल भुगतना पड़ेगा। 7 साल जिम्मेदारी मान लेते हैं। जी सर, ये जान लो। और यही जो है 5 साल 7 साल जो आपने तपा दिया अपने आप को, जो मूल उद्देश्य से भटक गए, सब भटकते रह जाओ। यस सर। और उसके बाद कोई साथ देने वाला नहीं देता है, बता दे रहा हूँ। कोई नहीं साथ देने वाला होता है। मैं इसी पर एक छोटा सा बता रहा हूँ, अपने आप बीती बता रहा हूँ। या आप बीती मेरी क्या है कि मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया 92 में, तो उस समय जो है क्या हुआ कि इलाहाबाद में क्या है, हाईकोर्ट है ना। यस सर। उसके बाद संगम है, जो चीज है ना। जी सर। तो गाँव के लोग जाते थे तो या तो संगम नहाने जाते थे, या तो हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ने जाते थे। तो कहते थे भाई उनका लड़का वहाँ है, तो हमारे पास आते थे। उस समय फोन होता नहीं था। ट्रेन से आए तो पता वता लेकर के खोदते तो आ गए। तो मैं उस समय बढ़िया से उनको खिलाता था, खाना बनाकर, अपने बनाना खाना होता था। उसके बाद उनको सुलाता था। उसके बाद मेरा नेचर ये होता था कि गांव से आए लोग कहीं भटक न जाए, तो मैं हाईकोर्ट के गेट पर ले जाकर पहुंचाता था, संगम ले जाकर नहवाता था। और ट्रेन जो है चलती थी चौरी चौरा, उस समय भी तो चौरी चौरा में बैठाता था ताकि वापस आ जाते थे। बलिया मऊ बेलतरा उतर जाते थे। जी सर। तो वो लोग गाँव आए तो कहते थे बहुत अच्छा लड़का, संस्कारवान है, बहुत सेवा करता है। जी सर। और एक मेरा दोस्त था दूसरा, दूसरे जगह रहता था कमरा लेकर के, उसके यहाँ लोग जाते थे तो क्या करता था कि वो खाना बनाया खिला देता था, सुला देता था। इसके बाद बताता था कि यहाँ से जाइए, बाहर चौराहा मिलेगा,
चौराहा से ऑटो मिलेगा, वहाँ से पूछ लीजिएगा हाई कोर्ट जाना है तो हाई कोर्ट पे लेके चला जाएगा, ऑटो उतार देगा, चले जाइएगा। यहाँ से ऑटो मिलेगा, संगम चले जाइएगा, नहा लीजिएगा, वहाँ से फिर यहाँ चले जाइएगा, आकर सो लीजिएगा, फिर आपको खड़ा खड़ा ट्रेन पकड़ना है तो स्टेशन के लिए ऑटो मिलेगा, आप ट्रेन पकड़ के घर चले जाइएगा। तो उसका जो आकर के लोग करने बड़ी बेकार मतलब कुछ हम लोग गाँव से जाते थे, हम लोग रास्ता नहीं मालूम था, वो खाली ठीक लड़का थे, ठीक है। 2 साल 3 साल हमारी बहुत बड़ी बखान थी और 2-3 साल उसका बड़ा बेकार रहा। इसके बाद अब BA में करने के बाद अब कंपटीशन की लाइन आ जाती है, अब आपको PCS दे रहे हैं तो प्री में निकलना चाहिए, नहीं होगा। अब हम लोग का प्री भी नहीं निकलता था साल में, उसका प्री निकलने लगा, आप तैयारी कर रहा था बढ़िया से, इसके घूमने में मन नहीं लगाता था, वो कुछ भी हो वही नहीं जाता था, रूम में कैद रहता था। जी सर। इसके बाद वही लोग गाँव में जब प्री निकलने लगा तो कहने लगे वो बड़ी मेहनती लड़का है, असली पढ़ाई का ये सब तो घूमते हैं सब, ये तो संगम नाम आते हैं और जो हाई कोर्ट पर ट्रेन पे बैठाते हैं सब, अब देखो लूटता समाज चलने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप हॉस्टल में भी है ना, तमाम ये 100 लड़के हैं, 100 प्रकार के हैं, जिसको लाभ लेना है वो अपना जो मूल उद्देश्य के लिए आया है वो उद्देश्य की प्राप्ति करेगा। जी सर। और अन्य चीजों में कम गतिविधियों में भाग लेगा। हमको एक रोटी कम मिले ठीक है, पढ़ाई अच्छी, लेकिन मैं पढ़ूंगा। यस सर, क्योंकि मैं पढ़ने आया। यस सर, मैं कामयाबी प्राप्त कर लूंगा। हो सकता है विश्व रूप लायक बना दे कि हम 2 लोगों को 4 रोटी खिलाने लायक। यस सर। और नहीं होगी इस समय के क्योंकि आज 4 रोटी के लिए लड़ रहे हैं तो 1 रोटी के लिए मांगे हो जाएंगे। यस सर, यही कट सत्य बता रहा हूँ। इसलिए आप लोग इसका भी ख्याल रखिए। बड़े सबसे सीनियर क्लास के लड़के हो आप, छोटे बच्चे कुछ उपद्रव कर रहे हैं उनको समझाइए कि ठीक है यार, संसाधन कुछ कम है तो कोई बात नहीं यार, पढ़ाई करो यार, कम से कम में हमको पंखा कहाँ नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, हम लोग टेबल फैन के नीचे पढ़ते थे, है ना, लाइट 32 घंटे कटती थी, उस पसीना बंडी पर आकर पढ़ते थे, बंडी पर, हाँ नहीं सब पढ़ते थे। इलाहाबाद की गर्मी और ज्यादा होती है, उन लोग को मालूम होगा वहाँ से कड़ी रेखा गुजरती है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को ये दायित्व बनता है, ये नहीं कि भीड़ में भेड़ की तरह हम भी आ गए, हाँ ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपको अलग पहचान बनानी चाहिए, क्या भाई हम बड़े हैं, समझा रहे हैं, समझो, नहीं समझे कोई बात नहीं है, वो अपना जानो, हम हमारे साथ इसमें हम प्रतिभाग नहीं करेंगे, मैं समय व्यर्थ नहीं करूँगा। मुझे जो संसाधन मिला है उस संसाधन में अपना शिक्षा ग्रहण करके आगे बन करके दिखाऊंगा। हो सकता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो है आप लोग संसाधन उपयोग मैंने संसाधन देने के लिए अपने आप को बनाऊंगा। मैं आपको संसाधन दूंगा, नहीं तब मिलेगा जब मैं पढ़ूंगा। अगर हम मूल उद्देश्य से भटक गए तो नहीं नहीं हो पाएगा। इसलिए 12वीं का ये बहुत दायित्व होता है, सबसे बड़े लड़के हैं आप पूरे हॉस्टल में और पूरे स्कूल में, है ना, क्लास के वाइज से भी, एज के हिसाब से, तो आप लोगों का कर्तव्य थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। आप मैनेज करिए, समझाइए, जो संसाधन है संसाधन में बेहतर करिए। मूल चीज तो यही है ना। आज कितने लड़के कॉलेज में गए